जब सिस्टम ही गलत हो जाए तो सही और गलत का फैसला कौन करेगा। जब कानून कमजोर पड़ जाता है तब कुछ लोग उसे तोड़ते नहीं है बल्कि उसे अपने तरीके से बनाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जो किताबों से नहीं हालातों से बना है। वो चाहता तो बच्चों को पढ़ाना था लेकिन वक्त ने उसे सिस्टम का सबसे खतरनाक हथियार बना दिया। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की मूवी है उस्ताद भगत सिंह। फिल्म की शुरुआत सीएम ऑफिस से होती है जहां आज नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होने वाला होता है। हर तरफ कड़ी सुरक्षा होती है लेकिन इसके बावजूद कुछ हथियारबंद लोग साइलेंसर लगी गनों के साथ अंदर घुस आते हैं और अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते कई लोग मारे जाते हैं और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। आखिर ये हमला किसने कराया है इसका खुलासा अभी नहीं होता और कहानी कुछ समय पीछे चली जाती है जहां हमें एक छोटे से गांव का सीन दिखाया जाता है। वहां के नए हेडमास्टर शेखर राव आते हैं। उनकी जिंदगी में कोई नहीं होता, न परिवार न बच्चे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया होता है। उनका सपना होता है कि गांव का हर बच्चा पढ़े और कोई भी मजदूरी न करे। वो गांव वालों से साफ कह देते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च वो खुद उठाएंगे। एक दिन जब शेखर राव जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो कुछ लोगों को देखते हैं जो एक हाथी को पकड़ के मारना चाहते हैं ताकि वो उसे बेच सके। शेखर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग उल्टा उन्हें ही बुरी तरह पीटने लगते हैं। तभी वहाँ एक छोटा सा लड़का आता है और अकेले ही उन गुंडों की हालत खराब कर देता है। यहीं से शेखर राव की उस बच्चे से मुलाकात होती है। जब उसके बारे में पता किया जाता है तो मालूम चलता है कि उसका कोई नाम नहीं है। लोग उसे चनैया कह के बुलाते हैं। उसके कोई माता पिता नहीं होते। तब शेखर राव उसे अपने साथ रखते हैं और स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं। पिता के नाम की जगह वो खुद का नाम लिखवा देते हैं। समय के साथ बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज निकलता है लेकिन उसके अंदर एक अलग तरह का गुस्सा भी होता है। एक दिन वो एक आदमी को बुरी तरह पीट देता है क्योंकि उसने एक औरत के साथ बदतमीजी की होती है। जब यह बात शेखर राव को पता चलती है तो वो उस पर गुस्सा होते हैं लेकिन बच्चा जवाब देता है कि जो उसे सही लगा उसने वही किया और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये बच्चा भगत सिंह की किताबें पढ़ के बड़ा हो रहा था, इसीलिए शेखर राव उसका नाम भगत रख देते हैं। और क्योंकि उसके पिता वैद्य थे जिन्हें लोग उस्ताद कहते थे, इसीलिए उसका नाम उस्ताद भगत सिंह पड़ जाता है। समय बीतता है और एक दिन भगत खुशी से शेखर राव को बताता है कि उन्हें स्टेट के बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलने वाला है और मुख्यमंत्री खुद उनसे मिलने आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद सीएम वहां पहुंचते हैं और शेखर राव के काम से बहुत प्रभावित होते हैं। वे कहते हैं कि जो काम वो इस छोटे गांव में कर रहे हैं वही काम पूरे राज्य में होना चाहिए और उन्हें राजनीति में आने का वो ऑफर भी देते हैं। शेखर राव इस बारे में सोचने लगते हैं और आखिरकार सोचने के बाद वो मान जाते हैं क्योंकि वो अपनी सोच को बड़े स्तर पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये बात भगत को पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि उसका गुरु उससे दूर जा रहा है। तब शेखर राव उसे समझाते हैं कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो खुद उसे बुलाएंगे और एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है जब शेखर राव अब खुद मुख्यमंत्री बन चुके होते हैं। एक दिन वो एक शादी में जाते हैं और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को पीछे रहने के लिए कहते हैं क्योंकि ये उनके अपने लोगों का फंक्शन होता है। लेकिन तभी उन पे अचानक हमला हो जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं और इसके बाद राज्य में जो भी नया मुख्यमंत्री बनता है उस पे हमला हो जाता है और कई सीएम मारे जाते हैं। और इसके बाद सामने आता है नागप्पा जो इन सभी हमलों के पीछे होता है क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता है। यहाँ तक कि जब एक पंडित उसे बताता है कि उसकी हथेली में सीएम बनने की रेखा छोटी है तो वो खुद चाकू से उसे बड़ा कर देता है जो उसके पागलपन और लालच को दिखाता है। आखिरकार नागप्पा सीएम बन जाता है। अब कहानी फिर से गांव की तरफ चली जाती है जहां रवि नाम का एक आदमी सीएम के बेटे विकी को कॉल करता है और उसे गांव आने के लिए कहता है, ये कहकर कि यहाँ उसकी पूरी खातिरदारी होगी और हर तरह की सुविधा मिलेगी, यहाँ तक कि गांजा भी। विकी अपने दोस्तों के साथ गांव पहुंचता है जहां रवि उसका स्वागत करता है और अपनी परेशानी बताता है। उनके 25 टन गांजे को एक ईमानदार सीआई ने जब्त कर लिया होता है। वो रिश्वत लेने को भी तैयार नहीं होता, इसीलिए विकी तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है जहां वो सीआई से मिलता है। उसी समय सीआई की पत्नी और बेटी भी वहां मौजूद होती है। विकी यहाँ बहुत ही घटिया हरकत करता है। वो सीआई को उसके फैमिली के सामने ही कपड़े उतरवा देता है और उसे बेइज्जत करता है। तभी वहाँ एंट्री होती है उस्ताद भगत सिंह की,
जो आते ही उन सभी लोगों को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। हालांकि वो विक्की को मारता नहीं, बल्कि उसे अपने कब्जे में ले लेता है। भगत उसी गांव में रहता है। तभी वहाँ शर्मा जी आते हैं, जो उसे एक काम देते हैं। वो बताते हैं कि उनका एक दोस्त विदेश से आ रहा है, जिसकी बेटी की शादी है और उस लड़की को जंगल घुमाना है, क्योंकि उसे थेरेपी की जरूरत है। भगत पहले इसके लिए मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विदेश से आई पूरी फैमिली भगत से मिलती है। भगत नोटिस करता है कि उनका परिवार काफी बड़ा है। पता चलता है कि छोटी बेटी की शादी है, जबकि बड़ी बेटी श्लोका का हाल ही में दिल टूटा है और वो अभी तक उसके दर्द से बाहर नहीं निकल पाई है। इसीलिए वो जंगल में थेरेपी लेने आई होती है, ताकि वो मूव ऑन कर सके। वो अपने साथ एक डॉक्टर भी लाई होती है, जो उसकी मदद करने वाला होता है, लेकिन वो डॉक्टर थोड़ा अजीब और कम नॉलेज वाला होता है। उस्ताद भगत सिंह बस उनकी बातें सुनता रहता है। आगे हम देखते हैं कि रवि गायब हो चुका है और तभी सीएम का कॉल रवि के पास आता है, जिसमें वो विकी के बारे में पूछते हैं। रवि बताता है कि विकी उसके पास आया था, लेकिन वो सीआई के पास गांजा लेने चला गया और उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। ये सुन के सीएम हैरान रह जाता है कि आखिर उसका बेटा कहाँ गायब हो गया। दूसरी तरफ श्लोका को छोटी छोटी बातों पे अपने एक्स बॉयफ्रेंड गोपी की याद आती रहती है। इसीलिए वो फायर थेरेपी करती है, जिसमें वो गोपी की तस्वीरें जला के उसे भूलने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं होता। उस्ताद भगत सिंह ये सब देख के चुप रहता है। अब काफी दिन बीत चुके होते हैं और विकी का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए सीएम फिर से रवि को कॉल करता है। रवि फिर वही जवाब देता है कि उसे कुछ नहीं पता। अब सीएम को समझ आ जाता है कि मामला गंभीर है, इसीलिए वो मियाँ भाई की मदद लेता है। मियाँ भाई एक बहुत बड़ा गुंडा होता है। मियाँ भाई आगे बगदादी को कॉल करता है, जो एक खतरनाक आतंकवादी होता है। उसे जंगल में सर्च ऑपरेशन करने को कहता है, क्योंकि शक होता है कि विक्की को वहीं कहीं से किडनैप करके रखा गया है। बगदादी बेहद ही क्रूर इंसान होता है, जो किसी पर रहम नहीं करता। दूसरी तरफ उस्ताद भगत सिंह ने विक्की को एक ऐसी सुनसान जगह पे छुपा रखा होता है, जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। उसी जगह पे पुलिस और बगदादी के लोग भी खोजबीन करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें विक्की कहीं नजर नहीं आता। जबकि भगत दूसरी तरफ श्लोका के साथ समय बिता रहा होता है। बगदादी अपने खास आदमी फिरोज को वहां भेजता है, क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा होता है। आगे हम देखते हैं कि श्लोका वाटर थेरेपी लेने आती है, लेकिन भगत अब इन सब चीजों से परेशान हो चुका होता है। वो उसे समझाता है कि इस तरह वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाएगी, और वो उससे उसकी पूरी कहानी पूछता है। तब श्लोका बताती है कि वो गोपी नाम के लड़के से प्यार करती थी, जिससे वो सोशल मीडिया पे मिली थी, लेकिन बाद में पता चला कि गोपी गे है और वो उसके भाई के लिए उसके पास आया था। ये सुन के भगत हंसने लगता है और कहता है कि तुम एक ऐसे इंसान के लिए रो रही हो जो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। चाहे वो गे हो या नहीं, तुम्हें उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम्हें कोई भी मिल सकता है। भगत की बातें सुन के श्लोका को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि वो सही कह रहा है। इसी बीच फिरोज रवि के पास पहुंच चुका होता है, क्योंकि उसे शक है कि रवि कुछ छुपा रहा है। रवि बताता है कि विकी सीआई के पास गया था। इसके बाद फिरोज सीआई के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है। पहले तो सीआई उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में सब कुछ सच सच बता देता है। वो बताता है कि उस्ताद भगत सिंह नाम का एक आदमी आया था, जिसने सभी को मारा और विकी को अपने साथ ले गया। ये सुन के वे लोग भगत के बारे में जानकारी निकालते हैं और फिर श्लोका को किडनैप कर लेते हैं। जब भगत को पता चलता है कि श्लोका को किडनैप कर लिया गया है, तो वो खुद सरेंडर कर देता है और विक्की को छोड़ दिया जाता है। ये बात मियाँ भाई को जब पता चलती है, तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि ये सब आखिर किया किसने है। आगे जब वीडियो कॉल पे वो उस्ताद भगत सिंह का चेहरा देखता है, तो वो डर जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो विक्की से तुरंत वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भगत कितना खतरनाक है। इसके बाद खुलासा होता है कि रवि असल में रेंजर ऑफिसर है, वो भी भगत के साथ मिला हुआ होता है। ये सब भगत की प्लानिंग थी, ताकि विकी और बगदादी के लोग जंगल में लाए जा सके। अब वो चाहता है कि खुद बगदादी भी वहां आए, लेकिन उससे पहले भगत उन सभी लोगों को बेरहमी से मार देता है और विकी और फिरोज को बंदी बना लेता है। आगे विकी और फिरोज जानना चाहते हैं कि आखिर उस्ताद भगत सिंह ये सब क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ ये सारी बातें श्लोका भी जानना चाहती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तब यहाँ पे रवि और उस्ताद भगत सिंह दोनों मिलके पूरी कहानी बताते हैं। बात कुछ साल पहले की होती है, जब एक रथ यात्रा निकाली जा रही थी,
लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और इस यात्रा को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। वे लोगों को बुरी तरह मारने लगते हैं और माहौल बहुत ही खराब हो जाता है। तभी वहाँ पे भगत सिंह आता है, जो आते ही उन गुंडों को सिर्फ पीटता ही नहीं है बल्कि उन्हें मार ही डालता है। बाद में भगत सिंह को पता चलता है कि ये सभी गुंडे नागप्पा के भेजे हुए थे। तब वो सीधे नागप्पा के घर पहुंच जाता है और उससे कड़ी चेतावनी देता है और कहता है कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो वो उसे जान से ही मार देगा। नागप्पा जवाब देता है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री बनने वाला है, इसीलिए उससे तमीज से बात करे। लेकिन भगत साफ कह देता है कि वो सीएम भी बन जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस समय चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री थे और उन पर अभी तक कोई हमला नहीं हुआ था। इसी दौरान उस्ताद भगत सिंह उससे मिलने पहुंचता है और हमें पता चलता है कि वो इस इलाके का एसपी है और बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि नागप्पा को दी गई चेतावनी के बाद उसका बड़ा बेटा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां हंगामा करने लगता है। वो गुस्से में कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई उसके बाप को धमकी देने की, लेकिन भगत सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सुनो को ही बुरी तरह पीट देता है। आगे एसपी उस्ताद भगत सिंह को एक इंटेल मिलती है कि अली फजल नाम का एक अपराधी एक ऐसे इलाके में छिपा हुआ है जहां जाना आसान नहीं है, लेकिन भगत सिंह बिना डरे वहां पहुंच जाता है। वहां उसकी पहली बार मियां भाई से आमने सामने मुलाकात होती है। भगत कहता है कि उसे सिर्फ अली फजल चाहिए और उसे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मियां भाई कहता है कि अली फजल उनका दोस्त है और वो उसे कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद भगत वहां मौजूद कई लोगों को बेरहमी से पीटता है और यहाँ तक कि मियां भाई को भी गोली मार देता है। यह देख के उसके लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई मियां भाई पे भी गोली चला सकता है। इसके बाद भगत अली फजल को अपने साथ ले जाता है और दूसरी तरफ अस्पताल में भर्ती मियां भाई के पास नागप्पा का कॉल आता है। वो कहता है कि किसी भी हालत में अली फजल को जेल से निकलवाना होगा क्योंकि वो उसके कई राज जानता है जो वो खोल सकता है। तब नागप्पा को काशी ब्रदर्स की याद आती है, जो बेहद ही खतरनाक और क्रूर लोग होते हैं जिन्हें ये काम सौंपा जाता है। भगत सिंह को भी इस बात की खबर मिल जाती है कि काशी ब्रदर्स अली फजल पे हमला करने वाले हैं। आगे हम लीला नाम की लड़की को देखते हैं जो पीजी कॉलेज में रहती है और एक रेडियो जॉकी भी है। वो अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार कर रही होती है। उसी दिन उसकी राशि के अनुसार बताया जाता है कि आज उसे उसका राजकुमार मिलेगा। इसी बीच भगत को पता चलता है कि काशी ब्रदर्स में से एक भाई इसी इलाके में मौजूद है और उसे मारने का आदेश दिया जाता है। भगत उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पीजी कॉलेज में घुस जाता है। भगत भी उसके पीछे कॉलेज पहुंच जाता है और सभी लड़कियों को चेतावनी देता है कि कोई भी बाहर ना निकले क्योंकि वहां एक खतरनाक अपराधी मौजूद है। आगे हम देखते हैं कि अपराधी लीला के ही कमरे में छिपा हुआ होता है और उसकी दोस्त पल्लवी के गर्दन पे चाकू रख देता है। तभी वहां भगत पहुंचता है और उससे गोली मार के खत्म कर देता है। यहाँ पर भगत और लीला की पहली बार मुलाकात होती है और लीला को लगता है कि उसका राजकुमार उसे मिल गया है, लेकिन आगे लीला से एक बड़ी गलती हो जाती है। वो रेडियो पे बता देती है कि काशी ब्रदर्स के एक सदस्य को पकड़वाने में उसका हाथ था और उसने ही पुलिस की मदद की थी। इसके बाद उसे धमकी मिलती है कि 72 घंटे के अंदर उसे मार दिया जाएगा। ये सुन के लीला डर जाती है और भगत के पास जाके सब कुछ बता देती है। भगत उसे डांटता है और कहता है कि अब उसकी जान को बहुत खतरा है, इसीलिए उसे खुद उसकी सुरक्षा करनी होगी और अगले 72 घंटे तक वो उसके साथ ही रहेगा। इसके बाद जहाँ जहाँ लीला जाती है भगत हर समय उसके साथ रहता है। 24 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन उस पे कोई हमला नहीं होता। भगत उसे पब भी लेके जाता है लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं होता। इसी तरह 48 घंटे गुजर जाते हैं और इस दौरान दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और इसके बाद एक पॉडकास्ट होता है जिसमें भगत अपने बारे में कई बातें शेयर करता है। आगे हम देखते हैं कि लीला धीरे धीरे भगत से प्यार करने लगती है। हर जगह उसे बस भगत ही नजर आता है। अभी भी 72 घंटे पूरे नहीं हुए थे लेकिन भगत को अचानक सीएम ऑफिस में काम आ जाता है, जिसकी वजह से वो लीला की सुरक्षा के लिए चूड़ी मार्केट नहीं पहुंच पाता, जहां लीला अकेले ही पहुंच चुकी होती है। वही काशी ब्रदर्स का एक भाई उसका पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वो लीला को मारने वाला होता है तभी वो पकड़ा जाता है क्योंकि वह पहले से ही भगत के लोग मौजूद होते हैं। असल में ये पूरी प्लानिंग भगत की होती है। उसने सोचा था कि काशी खुद सामने आएगा और आखिरकार वही हुआ। इसके बाद भगत सबके सामने उसे बेरहमी से मार देता है और इसी के साथ काशी ब्रदर्स का अंत हो जाता है। ये खबर नागप्पा तक पहुंच जाती है और अब उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने कुछ बड़ा नहीं किया
तो वो कभी सीएम नहीं बन पाएगा। इधर मामला खत्म हो चुका होता है, लेकिन लीला किसी न किसी बहाने से पुलिस स्टेशन पहुंचती रहती है ताकि वो भगत से मिल सके और उसके साथ समय बिता सके। भगत भी उसके हर बात में सपोर्ट करता है और कहीं न कहीं वो भी उसे पसंद करने लगा होता है। तभी भगत के पास सीनू का कॉल आता है जिसमें वो कहता है कि जिस लड़की से तू प्यार करता है हमने उसे किडनैप कर लिया है और तू उसे बचा नहीं पाएगा। यह सुन के भगत तुरंत वहां पहुंच जाता है, लेकिन पता चलता है कि उन्होंने लीला को नहीं बल्कि उसकी दोस्त पल्लवी को उठा लिया है। जब भगत पल्लवी से मिलता है तो वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि कैसे उसे कमरे से घसीट के ले जाया गया, उसके कपड़े उतार दिए गए और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि उसे बुरी तरह पीटा भी गया। ये सब सुन के भगत गुस्से में भर जाता है और मीडिया के सामने ऐलान करता है कि वो 24 घंटे के अंदर दोषियों को मार डालेगा। इसके बाद भगत सीधे नागप्पा और सीनू के पास जाता है। वो कहता है कि वो या तो सीनू को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाएगा या फिर उसे मार डालेगा। उसी समय पता चलता है कि भगत का सस्पेंशन हो चुका है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ सीनू को मार देता है। वो कहता है कि अब उसे इस वर्दी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बिना वर्दी के भी इस गंदगी को साफ कर सकता है और अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसके बाद पता चलता है कि पल्लवी की मौत हो चुकी है और इस घटना के बाद लीला हॉस्टल छोड़ के अपने गांव चली गई है। कुछ समय बाद लीला के दादाजी भगत के पास आते हैं और बताते हैं कि लीला बहुत डरी हुई है, रात में अचानक उठ जाती है और बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद भगत उससे बात करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वो है उसे कुछ नहीं होगा और इसी दौरान वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। लीला भी इसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो पहले से ही उससे प्यार करती थी। आगे हम देखते हैं कि भगत और लीला की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी होती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसी शादी में शेखर राव भी आते हैं, लेकिन अचानक वहाँ हमला हो जाता है और पहली गोली चंद्रशेखर राव को नहीं बल्कि लीला को लगती है और उसकी मौत हो जाती है। यह हमला बगदादी ने कराया होता है और इस हमले में कई लोग मारे जाते हैं, जबकि सीएम पूरी तरह घायल हो जाते हैं और सिर्फ भगत ही बच पाता है। थोड़ी देर बाद नागप्पा वहां आता है और भगत को धमकी देता है कि वो उसे आसान मौत नहीं देगा बल्कि उसे तड़पा तड़पा के मारेगा और उसके सभी अपनों को खत्म करेगा। भगत जवाब देता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि उसे सबसे पहले ही उसे मार देना चाहिए था, अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद भगत हॉस्पिटल में सीएम राव से मिलने जाता है जिनकी हालत बहुत खराब होती है और उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाने की तैयारियां हो रही होती है। सीएम राव भगत से कहते हैं कि वो इन सब से दूर चला जाए क्योंकि अब उसके ऊपर भी खतरा है, लेकिन भगत इन बातों को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद भगत जंगल में रहने लगता है और वहीं से अपनी पूरी प्लानिंग शुरू करता है। वो विकी को अपने कब्जे में लेकर जंगल में लाता है और वहीं से सारी रणनीति बनाता है। अब कहानी फिर से वर्तमान में आ जाती है जहां उस्ताद भगत सिंह यह पूरी कहानी फिरोज और विकी को सुना चुका होता है और दूसरी तरफ रवि यही कहानी श्लोका को भी बता चुका होता है। आगे हम देखते हैं कि उस्ताद भगत सिंह ने फिरोज और विकी को इसलिए किडनैप करके रखा था क्योंकि वह बगदादी को यहाँ बुलाना चाहता था। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है कि बगदादी वहाँ आ जाता है। वो आते ही भगत से कहता है कि मुझे तुझे पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। इस पे भगत उसे जवाब देता है कि तू यहाँ खुद नहीं आया है बल्कि तुझे यहाँ लाया गया है। इसी दौरान हमें दूसरी तरफ सीएम ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ नागप्पा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला होता है, लेकिन अचानक वहाँ मौजूद कई एमएलए को मार दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि ये एमएलए सीएम राव के नहीं बल्कि नागप्पा के ही लोग थे और उन्हें मारने वाले भी भगत के ही आदमी थे। यहीं पे एक बड़ा खुलासा होता है कि फिरोज असल में एक आईपीएस ऑफिसर है और वो भी भगत सिंह के साथ ही मिला हुआ है। ये सब एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था ताकि बगदादी को बाहर निकाला जा सके और उसे खत्म किया जा सके। इसके बाद भगत और उसके लोग मिलकर बगदादी को उसके आदमियों को बेरहमी से खत्म कर देते हैं। इसके बाद भगत सीधे नागप्पा के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब कुछ भी नहीं बचा है। वो नागप्पा को कहता है कि उसके पास अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ले या फिर पूरी जिंदगी जेल में सड़ता रहे। यह सुनकर नागप्पा डर जाता है और अंत में वो सुसाइड कर लेता है। इसके बाद भगत सिंह सीएम राव से मिलने जाता है जो पूरी तरह ठीक हो चुके होते हैं। सीएम राव भगत से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि चीजें बदली जाए और वो चाहते हैं कि भगत सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर बन के न रहे बल्कि पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाले।
वो उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने उससे वादा किया था कि एक दिन वो उसे बुलाएंगे और एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे, और अब वो समय आ चुका है। यह जिम्मेदारी दरअसल मुख्यमंत्री पद की होती है, जिसे वो भगत को सौंपना चाहते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है दोस्तों, कभी कभी सही इंसान को गलत रास्ता चुनना पड़ता है, क्योंकि सही रास्ते उन्हें कहीं भी लेके नहीं जाते। उस्ताद भगत सिंह ने जो किया वो सही था या गलत, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, जब सिस्टम टूटता है तो कोई ना कोई उसे अपने तरीके से जोड़ने के लिए जरूर आता है। सवाल ये नहीं है कि भगत कौन था, सवाल ये है कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। सोचिएगा जरूर। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।